गाय कापा और प्रिस्का कापा जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं, पर इससे पहले वो अलग हो, वो दोनों अपने बच्चों के साथ आखिरी बार वेकेशंस पर जाते हैं। उनकी बेटी मैडेक्स 11 साल की है और बेटा ट्रेंट 6 साल का। चारों होटल पहुंच जाते हैं। वहां की सर्विस और फैसिलिटीज देखकर गाय और प्रिस्का को यकीन नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन मिलने वाला होटल इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उन्हें वहां पहुंचते ही स्पेशल वेलकम ड्रिंक मिलती है। उन्हें होटल की हर चीज बहुत पसंद आ रही थी। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। वहीं पर ट्रेंट को वहां होटल के मालिक का एक भतीजा इडली भी मिल गया था, जो उसी की उम्र का था और उसका अच्छा दोस्त भी बन गया था। गाय को आज ही पता चलता है कि प्रिस्का को कैंसर है, पर इस बीमारी के बावजूद प्रिस्का डिवोर्स लेना चाहती है। आज वेकेशन का दूसरा दिन है। होटल के सभी गेस्ट नाश्ता कर रहे थे। होटल का मालिक प्रिस्का और गाय के पास आता है। वो उनसे आज के प्लान्स पूछने के बाद उन्हें घूमने के लिए एक बीच सजेस्ट करता है। वो कहता है कि यही पास में एक खूबसूरत बीच है जो अनोखे चट्टानों से घिरा है और वो सिर्फ खास मेहमानों को ही इस बीच पर भेजता है। कापा परिवार उस बीच पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पास में एक गेस्ट को दौरे पड़ने लगते हैं, पर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाती है। कापा परिवार को बीच पर ले जाने के लिए होटल वाले बस भेजते हैं। थोड़ी ही देर में बस में एक और परिवार आता है। उस परिवार में 4 लोग थे। एक आदमी चार्ल्स जो डॉक्टर था, उसकी पत्नी क्रिस्टलाइन, उनकी 6 साल की बेटी केरा और चार्ल्स की बूढ़ी माँ। बस चलती है और होटल से दूर एक जगह सभी को उतारा जाता है। ड्राइवर 5 बजे तक वापस लौटने का वादा करके चला जाता है। अब थोड़ी दूर पर चट्टानों को पार करने के बाद एक खूबसूरत बीच नजर आता है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे चट्टान और दूसरी तरफ दूर दूर तक समुद्र। नजारा काफी खूबसूरत था। सभी एंजॉय करने लगते हैं। मैडेक्स को वहाँ बीच पर चट्टानों के पास एक आदमी दिखता है, जिसे ध्यान से देखने के बाद उसे याद आता है कि वो तो पॉपुलर रैपर मीट सिसाडेन है। मैडेक्स उसके पास जाने की जिद करती है, पर गाय उसे रैपर को डिस्टर्ब करने से मना कर देता है। अब तीनों बच्चे मैडेक्स, ट्रेंट और कारा खेल रहे होते हैं तो उन्हें बीच की रेत पर कुछ चीजें मिलती हैं, जो शायद यहाँ आने वाले लोगों की थी, और वो उसे वापस नहीं ले गए। ट्रेंट खेलते हुए बीच के पानी में जाता है। अचानक उसके सामने एक लड़की की बॉडी आ जाती है। वो डर कर चीखता है। सभी भागकर उसके पास आ जाते हैं। चार्ल्स डॉक्टर था, इसीलिए वो बॉडी को चेक करता है और बताता है कि वो मर चुकी है। रैपर मीट भी लाश के पास पहुंचता है। उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। वो बताता है कि वो उस मरी हुई लड़की को नहीं जानता, पर वो उसके सामने ही तैरने गई थी और वो उसी के तैरकर बाहर आने का इंतजार कर रहा था। चार्ल्स को लगता है कि उस लड़की के मरने के पीछे रैपर मीट का हाथ है, पर मीट खुद को बेगुनाह बता रहा था। चार्ल्स लाश मिलने के बाद पुलिस को फोन लगाने लगता है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। अभी सब लोग लाश को लेकर परेशानी थे कि वहाँ 2 और लोग आ जाते हैं, जेरिन और पैट्रिसिया। पैट्रिसिया वही औरत थी जिसे आज नाश्ते के वक्त दौरा पड़ा था। इन दोनों को भी होटल वाले यहाँ छोड़कर गए थे। अब बीच पर होने वाली घटना के बारे में जेरिन और पैट्रिसिया को भी पता लग जाता है, जिसके बाद जेरिन पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए वापस उसी जगह जाने लगता है जहाँ उन्हें बस वाले छोड़कर गए थे। पर जेरिन जैसे ही वापस जाने वाले रास्ते पर पहुँचता है तो उसे सब धुंधला दिखाई देने लगता है और वो वापस उसी जगह लौट आता है जहाँ से वो आया था। चार्ल्स की माँ की तबीयत भी अब बिगड़ने लगी थी और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। चार्ल्स को लगता है कि उसकी माँ ने लाश को देख लिया होगा, इसीलिए वो सदमे से मर गई। लेकिन प्रिस्का को भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बच्चों को भी कुछ हो रहा है। वो लोग कुछ ज्यादा ही खा रहे थे। जेरिन और पैट्रिसिया ट्रेंट और मैडेक्स से मिलते हैं। ट्रेंट जेरिन और पैट्रिसिया से उनका नाम और काम पूछता है। ट्रेंट को आदत थी सबसे उनका नाम और काम पूछने की। जेरिन एक नर्स था और पैट्रिसिया साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पर दोनों को जब पता चलता है कि ट्रेंट 6 साल का है और मैडेक्स 11 साल की, तब उन्हें यकीन नहीं आता, क्योंकि ट्रेंट और मैडेक्स अब 5 साल बड़े हो चुके थे। गाय और प्रिस्का भी अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहे थे। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस बच्चों को लेकर वहाँ से निकलना चाहते थे। ये सब चल ही रहा था कि रैपर भागने लगता है। चार्ल्स उसके पीछे जाता है, पर वहाँ जाते ही दोनों का सर भारी हो जाता है
और वापस दोनों वहीं आ जाते हैं जहाँ से वो आए थे। जेरिन बताता है कि बीच से वापस लौटने वाले रास्ते में कुछ तो अजीब है। तभी वहाँ जाते ही सर भारी हो जाता है और इंसान वापस वहीं आ जाता है जहाँ से वो शुरू करता है। अब सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्रिस्का बच्चों के साथ रुकेगी और बाकी के लोग दो दो के पेयर में वापस जाने वाले रास्ते पर जाएंगे। सब ऐसे ही करते हैं, पर फिर वही होता है। सारे लोग अपने आप वापस उसी जगह लौट आते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। बीच पर अब 2 लाशें थी, नेटवर्क नहीं था, कोई वापस नहीं जा पा रहा था और तीनों बच्चों की उम्र जल्दी जल्दी बढ़ रही थी। सब बहुत परेशान थे। चार्ल्स को लगता है कि इन सब के पीछे रैपर मिड है, क्योंकि वो यहाँ पहले से था और उसकी नाक से लगातार खून भी गिर रहा था। चार्ल्स के पास एक चाकू थी और वो रैपर मिड पर हमला कर देता है। रैपर मिड के फेस पर कट लग जाता है, पर चौंकाने वाली बात ये थी कि वो कट तुरंत हील हो जाता है। रैपर बताता है कि वो बीमार था और वो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था। यहाँ होने वाली अजीब चीजों की वजह से वो डर गया था और इसीलिए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। बच्चों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वजह किसी को भी पता नहीं लग रही थी। अब चार्ल्स का कुत्ता भी मर गया था। अब बीच से निकलने के लिए सभी कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से प्रिस्का के ट्यूमर में तेज दर्द होने लगा था। 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर अचानक से बढ़कर गोल्फ के साइज का हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। उसका ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा होता है और अगर उसे निकाला नहीं गया तो वो मर भी सकती है और इसीलिए चार्ल्स ट्यूमर निकालने के लिए ऑपरेशन करता है। अब जैसे ही वो कट लगाता है तुरंत वो कट हील हो जाता है। इसीलिए ऑपरेशन पूरा करने के लिए गाय और जेरिन कट को पकड़ कर रखते हैं और चार्ल्स ट्यूमर को निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद प्रिस्का को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। आगे रैपर मीट घूमते हुए जब उस लड़की की बॉडी के पास पहुंचता है जो डूबकर मरी थी, तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कुछ ही घंटों में उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस काम को होने में सालों लगते हैं वो 3 घंटे में कैसे हो सकता है। सबको अब समझ आ रहा था कि इस बीच पर टाइम का कोई चक्कर है। यहाँ वक्त बहुत तेजी से जा रहा था। सभी बड़े लोगों की झुर्रियाँ आने लगी थी। सबने अंदाजा लगाया कि यहाँ आधे घंटे का मतलब 1 साल होता है, यानी कोई इंसान अगर यहाँ 24 घंटे गुजारता है तो उसकी जिंदगी के 50 साल गुजर जाएंगे। उस बीच के चट्टानों में कुछ ऐसा था जिससे बॉडी के सेल्स पर असर पड़ रहा था। नाखून और बालों में डेड सेल्स होते हैं, इसलिए उन पर असर नहीं पड़ रहा और बाकी का सारा शरीर तेजी से बदल रहा है। और जब यहाँ से निकलने की कोशिश की जाती है तो शरीर ऐसा प्रेशर झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। ये सब डिस्कशन चल ही रहे होते हैं कि प्रिस्का को याद आता है कि बहुत देर से ट्रेंट और कारा दिख नहीं रहे थे। आवाज देने पर पता चलता है कि वो उतनी देर से टेंट में थे जो उन्होंने खेल खेल में बनाया था। जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं तो उन्हें देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। कारा जो बीच पर आई थी तो 6 साल की थी, लेकिन अब वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। कारा के पेट में ट्रेंट का बच्चा था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सब घबरा जाते हैं। 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी कारा के बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है, पर ऐसे तेज गुजरते वक्त में वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता और वहीं मर जाता है। ये सब देख चार्ल्स का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है और वो अब पागल हो गया था। वो बहकी सी बातें करने लगता है। वो अपनी बीवी से भी नफरत करने लगा था क्योंकि वो बूढ़ी होने की वजह से बदसूरत लग रही थी। उस पर पागलपन इतना हावी हो गया था कि उसने रैपर मीट को चाकू से मारकर उसकी जान ले ली। जेरिन को स्विमिंग अच्छे से आती थी, इसीलिए वो बीच से बाहर निकलने के लिए समुद्र का रास्ता लेकर चला जाता है। गाय एक बात नोटिस करता है कि यहाँ बीच पर जितने भी ग्रुप आए हैं उनमें से कोई ना कोई तो बीमार था। इसका मतलब है कि होटल वालों को सभी की बीमारियों के बारे में पता था। उन्होंने चुनकर ही ऐसे परिवार को बीच पर भेजा है जिसमें कोई बीमार है। सभी के पासपोर्ट्स भी होटल वालों के पास हैं और ट्रांसपोर्ट के सारे साधन भी उन्हीं लोगों ने भेजे थे ताकि किसी को पता न लग पाए कि ये लोग कहाँ पर गए। थोड़ी देर बाद जेरिन की लाश मिलती है, जिससे ये पता लग चुका था कि यहाँ से तैर कर भी नहीं निकला जा सकता है। कारा इन सब से घबराकर चट्टानों के ऊपर चढ़ने लगती है ताकि वो बीच से बाहर निकल पाए। वो काफी ऊपर तक पहुँच भी जाती है, पर फिर उसे चक्कर आ जाता है और वो ऊंचाई से गिरकर मर जाती है। पैट्रिसिया को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उसकी भी मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में गाय के आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है और प्रिस्का को भी कम सुनाई देने लगता है।
दोनों अब बुढ़ापे में कदम रख चुके थे। आगे ट्रेंट और मैडेक्स को एक डायरी मिलती है जो यहाँ बीच पर फंसे किसी इंसान की थी। उसमें लिखा था कि इस बीच के चट्टानों और समुद्र में ऐसे मिनरल्स हैं जो यहाँ मौजूद इंसान के सेल्स की उम्र तेजी से बढ़ाते हैं। उस डायरी में बीच पर आने वाले लोगों के नाम और पते भी लिखे होते हैं। ट्रेंट को लगता है कि अगर मेटल ट्यूब से बनी किसी चीज के अंदर बैठकर यहाँ से निकला जाए तो बचा जा सकता है, क्योंकि मेटल ट्यूब के अंदर बैठने से मिनरल्स असर नहीं कर पाएंगे। ट्रेंट को दूर चट्टानों पर एक कैमरा नजर आता है जो उन्हें लगातार कैप्चर कर रहा था। शायद उन दूर चट्टानों से कोई उन पर नजर रख रहा था। इधर गाय और प्रिस्का अब अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुके थे और वो अब खुशी खुशी साथ रहना चाहते थे। वो दोनों बीच के किनारे एक जगह पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी चार्ल्स वहाँ आ जाता है और अपने पागलपन में उन पर हमला करने लगता है। प्रिस्का ट्रेंट और मैडेक्स को छुपने को कहती है और वो दोनों चट्टानों में छुपने चले जाते हैं। प्रिस्का एक जंग लगा चाकू चार्ल्स के जख्मों पर मार देती है, जिससे चार्ल्स का खून जहर बन जाता है और वो मर जाता है। ट्रेंट और मैडेक्स जिन चट्टानों में छुपने गए थे वहाँ क्रिस्टलाइन भी थी। उसके बॉडी में कैल्शियम की इतनी कमी हो गई थी कि उसके पीठ पर हम्प निकल आया था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस हालत में देखे। वो चट्टानों के अंदर जाने लगती है और पत्थरों से टकराने से उसकी हड्डियां टेढ़ी होने लगती है और वो वहीं मर जाती है। बहुत रात हो चुकी थी। गाय और प्रिस्का अब बहुत बूढ़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों की भी मौत हो जाती है। सुबह हो चुकी थी। अब बीच पर सिर्फ ट्रेंट और मैड्रिक्स ही जिंदा बचे थे। उन दोनों की उम्र भी अब ढल रही थी। आगे ट्रेंट को याद आता है कि वो और इडलिब एक डिकोडिंग गेम खेलते थे और आखिरी बार होटल से जाते वक्त इडलिब ने उसे एक मैसेज दिया था जो उसे डिकोड नहीं हो पाया था। वो उस मैसेज को सॉल्व करने लगता है। ट्रेंट थोड़ी कोशिश करता है और मैसेज डिकोड हो जाता है। उस पर लिखा होता है, मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। ट्रेंट को समुद्र में कोरल नजर आता है। वो अज्यूम करता है कि शायद इडलिब ने अपने अंकल से कोरल के बारे में बात करते सुन लिया हो। उसे पता होगा कि वहाँ के गेस्ट जाने के बाद वापस नहीं आते, इसलिए इडलिब ने ये मैसेज दिया हो। ट्रेंट को लगता है कि कोरल एक मेटल ट्यूब जैसी चीज है जो शायद उन्हें बीच से बाहर निकाल सकता है, और वैसे भी उनके पास और कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए दोनों समुद्र में जाकर कोरल तक पहुँच जाते हैं। हाँ, रास्ता थोड़ा मुश्किल था पर दोनों कोरल के रास्ते आगे बढ़ते जाते हैं। ट्रेंट की बात सच थी। दूर चट्टानों से कोई उन पर सचमुच में नजर रख रहा था। होटल के मालिक को पहले से ही पता था कि उस बीच के चट्टानों में ऐसे मिनरल्स हैं जो सेल्स की उम्र तेजी से बढ़ाते हैं। वो जानबूझकर तरह तरह के बीमार लोगों को दवाई देकर उस बीच पर भेजता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी बॉडी वहाँ किस तरह से रिएक्ट करती है और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मेडिकल रिसर्च किया जा सके। अब तक वो ऐसे 73 ट्रायल्स कर चुके हैं और इन ट्रायल्स में अब तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। वो लोगों को उस बीच पर भेजकर अपनी कंपनी में बनाई गई दवाइयों का रिजल्ट एक दिन में ही पता कर लेते थे, जिससे उनकी दवाई कंपनी को बहुत फायदा हो रहा था। ट्रेंट और मैडेक्स कोरल के रास्ते तैरकर जिंदा वापस आ गए थे और वो अपने साथ वो डायरी भी लाए थे जो उन्हें बीच पर मिली थी। ट्रेंट को याद था कि होटल में जब वो लोगों से उनके नाम और काम पूछता था तो उनमें से होटल का एक गेस्ट पुलिस था। वो उस पुलिस के पास जाता है और उन लोगों के साथ जो भी हुआ था वो सब बताकर सबूत के लिए वो डायरी दे देता है। इधर होटल के मालिक ने बीच पर भेजने के लिए नए गेस्ट को चुन भी लिया था, पर ट्रेंट और मैडेक्स उसके इस प्लान को पूरा नहीं होने देते। वो सभी गेस्ट को सारी सच्चाई बता देते हैं। अब सारा मामला पुलिस के हाथ में जा चुका था। ट्रेंट और मैडेक्स को उनकी आंटी के पास पहुंचा दिया जाता है।